नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ व्यालोक पाठक जी भी। दर्शकों, आज 14 अगस्त भारत सरकार ने आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का नाम दिया। सामान्य तौर पर इसको जब जोड़ा जाता है तो 14 अगस्त 1947 जब देश का विभाजन हुआ, इससे जोड़ा जाता है। लेकिन आज हम कुछ गणित दुरुस्त करने का काम करेंगे। 14 अगस्त 1947 को जो कुछ भी हुआ, और जो कुछ क्या हुआ, भारत के दो टुकड़े हुए, भारत को तोड़ा गया, भारत को बांटा गया। लेकिन क्या ये 1947 में अचानक हो गया? इसकी तैयारी कब से थी? बहुत सारी तारीखें आपको बताई जाती हैं, बहुत सारी तारीखें। कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, उनके दानों, उनको टुकड़ों पर पल रहे सो कॉल्ड बौद्धिक जमात लेफ्टिस्टों ने क्लर्की किया, लिखा, फर्जी तारीखें बताई, फर्जी नाम तक बताए। कोई जोड़ता है कि साहब जिन्ना ने इसकी शुरुआत करी, ठीक है साहब। कोई उससे पहले भी ले जाता है, सर सैयद अहमद तक, तमाम चीजें। लेकिन मैं जिस स्टूडियो में आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, लखनऊ का ये हमारा स्टूडियो है, और भारत को तोड़ने की कालिख लखनऊ के मुंह पे है। जी हां, साल था 1916, जिसको कांग्रेसी क्लर्क किस तरीके से बताते हैं कि साहब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1916 लखनऊ में, उसमें कांग्रेस के नरम लिबरल और जो सूरत अधिवेशन 1906 में एक दूरी बन गई थी, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एक जो दूरी बन गई थी, उसको पाटने का काम हुआ और दोनों धड़ा एक हुआ, यानी जिन्ना और गांधी का धड़ा एक हुआ। लेकिन जानते हैं किस कीमत पर एक हुआ? ये वो कीमत थी जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई 1916 इसी लखनऊ में, जहां से मैं शर्मसार होते हुए आपसे बात कर रहा हूं। दर्शकों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कीमतें क्या क्या थी? मुस्लिम लीग के उन तमाम मजहबी एजेंडे को कांग्रेस ने स्वीकार किया, और कहां तक स्वीकार किया जरा वो भी बता देता हूं। मुस्लिम और हिंदू अलग अलग चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूंसीज, जी हां, मोहम्मडन सीट, हिंदू सीट, इस प्रस्ताव तक को भी माना गया। कुछ लोग असहमत थे, मदन मोहन मालवीय साहब असहमत थे, लेकिन असहमतियों को कब सुना इस कांग्रेस ने? और जब प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, तो इसका पौधा तो 1916 में, और 1916 में जो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के पौधे रोपे गए इस लखनऊ में, 14 अगस्त 1947 को वो पेड़ बना साहब। और अलग अलग चुनावी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, 2 देश बने और 2 से 3 बने। ये हकीकत है। और आप जरा एक और फर्जीपना कांग्रेस का देखिए साहब। कांग्रेस ने और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने तिलक साहब को बदनाम किया और ये कहा कि साहब लखनऊ के उस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक साहब ने की। बेशर्म कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को अंबिका चरण मजूमदार याद नहीं आए। लखनऊ के जिस अधिवेशन में ये सारा कांड हुआ, देश को तोड़ने की स्क्रिप्ट लिखी गई, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन तिलक के नाम पर। और जब ये बेहया कांग्रेसी इकोसिस्टम के कुछ लोग, व्यालोक भाई, बैठते हैं, तो जब उन बेशर्मों को ये 1916 की बात अगर गाहे बगाहे कभी याद दिलाई जाती है, तो कहते हैं साहब वो तो तिलक जी भी उसमें शामिल थे। तो अंबिका चरण मजूमदार तुम्हारे बाप थे। अब देखिए कितनी छोटी छोटी साजिशें। और
ये सो कॉल्ड पाखंडी इतिहासकार, वामपंथी खेमे वाले, जो नेहरू की नौकरी चाकरी करते रहे, मनमोहन सिंह तक सत्ताई छायावाद में पलते रहे लोग भाई। इस भारत तोड़ो प्लान जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1916 में ही तैयार कर लिया था, तो 1947 तो होना ही था भाई साहब। और वो भी किस कीमत पर? उसका कुछ एक्स्ट्रा टॉपअप ले लीजिए। जिन बेशर्मों ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के मुकाबले जिताया, उसमें कुछ नाम चौंकाएंगे कुछ सीटों के। तब की गाजीपुर की सीट यही उत्तर प्रदेश में है, आजमगढ़ की सीट इसी उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर की सीट इसी उत्तर प्रदेश में है। ये सारी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराया, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को जिताया मुसलमानों ने। वो सब के सब आज आप पर, हमारे ऊपर, इस देश पर एहसान करते हुए टोपी लहरा के कहते हैं, साहब हमने बाई चॉइस यहां रहने का फैसला किया, हमारे बाप दादाओं ने। तो जो चॉइस तुमने ले लिया और वक्फ बोर्ड के नाम पर एक और पाकिस्तान यहां बना के बैठे हो, मोहल्ले मोहल्ले पाकिस्तान पैदा की हो, इसका हिसाब कौन देगा? बेशर्म कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम 1916 के इस स्क्रिप्ट जिस पे भारत को बांटने की कहानी तैयार की गई और 1947 14 अगस्त को वो हो गया, इस पर जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? है वे लोग भाई? जवाब तो ये किसी पर नहीं देंगे, क्योंकि ये दोगलों की जमात है और मैं जानबूझकर दोगला शब्द कह रहा हूं। अगर इस पर किसी को कोई मुकदमा करना है तो कर दे। इस पर मैं इसका अर्थ समझा सकता हूं, ये दोहरे व्यवहार वाला होता है, ये कोई गाली वाली नहीं होती है। बहरहाल जवाब ये किसी चीज का नहीं देंगे। और आपने जो कहा कि स्क्रिप्ट पहले लिखी गई या जो कुछ भी, तो 1916 में तो स्क्रिप्ट पर मुहर लगाई कांग्रेसी चमचों ने। साहब स्क्रिप्ट तो लिखी जा रही है करीबन 1200 वर्षों से। जब 911 हुआ था तभी से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और एक के बाद एक लगातार भारतवर्ष के कुछ दुर्ग ढहते गए, कुछ दुर्गों पर कब्जा हुआ। और ये जो आजकल पूरा जो ये पाकिस्तान नामक एक अचानक बीच में कुछ लोगों ने कोशिश की, जब वो नीरज चोपड़ा वाला कांड हुआ तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि फिर से अमन के फाख्ते उड़ा दिए जाएं, क्योंकि इनके बाप दादा वही करते रहे और पाकिस्तान से अपने दामादों को बुलाते रहे और वो आके यहाँ पर कभी कसाब के तौर पर, कभी किसी के तौर पर बम फोड़ते रहे, गोलियां चलाते रहे। ये उस मानसिकता की बात है सर, जो स्क्रिप्ट लिखने वाली बात आपने कही है, ये उस मानसिकता की बात है जिसको कहते हैं इस्लाम, और जिसके चलते भारतवर्ष का विभाजन हुआ। आज उसी विभाजन की त्रासदी है। हिंदू इस दिन को भूल चुके हैं, लेकिन वो याद रखें कि 2 करोड़ हिंदुओं की लाशों पर हमें यह आधा अधूरा कटा फटा मुल्क मिला था। और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कहीं से कोई अनायास नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ दोगले फिर से कहते हैं कि ये तो राजनीतिक हिंसा है जी, इसमें मजहब का कोई लेन देन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 1916 से लेकर 1947 तक का इतिहास आपने बखान दिया है। मैं उसमें बीच में आगे पीछे की कुछ कड़ियां जोड़ देता हूं। कड़ियां ऐसे जोड़नी चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश आज जिसे हम जानते हैं, और चूंकि मैं एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं तो आज मैं अपना वो सस्ता जुमला भी नहीं छालूंगा कि मेरा बिहार लखनऊ तक है। नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश के वो टुकड़े जिनका नाम आपने 2-4 लिया, वैसे 16-17 टुकड़े थे कम से कम। न जाने कितनी सीटें थी, याद कीजिए, देख लीजिए गूगल में। वहां के मुसलमानों ने ये कांड किया है, बाकी कहीं के किया या नहीं किया, पंजाबी मुसलमानों ने किया या नहीं किया। कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि मेजॉरिटी में रहते हुए भी हम लोग, पता चला कि वोटिंग करने ही नहीं पहुंचे हिंदू लोग और वो चला गया। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि बौद्धिस्ट रहे कि नहीं चलो हमको इनसे मतलब नहीं है, वो भी चला गया पाकिस्तान में। इस सब तरह के कांड हुए हैं। लेकिन ये लोग जो बार बार कहते हैं ना, किसी के बाप का हमारा खून शामिल,
तो हमने बलिदान किए, हमने चॉइस किए। अरे तुम लोग तो आजकल खुद ही दिखाते हो ना सोशल मीडिया पर कि तुमने कितने बलिदान और क्या क्या किए हैं। जब तुम सीए के खिलाफ खड़े हो जाते हो, जब तुम अपने ही देश के खिलाफ खड़े होते हो, कभी फलस्तीन का मुद्दा रहता है तुम्हारे पास, कभी तुम मुंबई में आजाद मैदान में मूर्तियां तोड़ते हो, शहीदों का अपमान करते हो, और तुम बात करते हो। तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आती है? तुमको ये शर्म का एक कतरा, एक धज्जी भी नहीं छू गई है कि तुम शर्मसार होने की जगह यह कहते हो कि हमसे हमारी वफादारी का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है? क्यों ना मांगा जाए? तुम जहां रहते हो वहीं पर बखेड़ा करते हो भाई। तुम जहां रहते हो वहीं बंटवारे की तुम्हारी नियत रहती है, और तुमसे प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। ये तो इतिहास ने अवनीश भाई, ये तो इतिहास का सिद्ध मामला है। और मैं वही कह रहा हूं, इसमें एक तरफा हम लोग तो बातचीत वैसे भी नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा मसला है विभाजन का, आप देखिए कि आज हम लोग खड़े हैं मुहाने पर भाई, और उसका नेतृत्व करता कोई मुसलमान नाम वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा राहुल गांधी, जो कि वास्तव में ईसाई है लेकिन हिंदू चोला धारण किए हुए। ठीक ठीक, आपने अभी एक बात बीच में कही ना कि मैंने 2-3 नाम गिनाए, नाम इससे ज्यादा थे, बिहार तक भी आता है उसमें, ठीक बात है। और आपने ये कहा कि जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, जहां जिन्होंने कांग्रेस को जिताया था वो बेचारे चले गए। अरे हकीकत है, मैं कुछ नाम आपको बताऊं। लाहौर नहीं चाहता था, कराची नहीं चाहता था, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था वहां। तो जो नहीं चाहते थे वो चले गए, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मुझे याद आता है राही मासूम रजा का एक उपन्यास आधा गांव, अब तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। और ये राही मासूम रजा साहब वही हैं जिन्होंने महाभारत और रामायण में अपना क्रिएटिव योगदान दिया था। आधा गांव बड़ा ठेठ, एक तरह से आप कहिए कटकरेजी शैली का नावल है। बड़ी गालियां वालियां हैं उसमें, खैर मजेदार चीजें भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसका जो कथानक है व्यालोक भाई, आपने तो खैर वो पढ़ा ही है, मैं आपसे बात बतियाते हुए दर्शकों तक ये बात पहुंचाता हूं कि बिल्कुल भारत का बंटवारा हो रहा था। और मैं बंटवारा नहीं कहता, कोई बंटवारा नहीं था साहब, भारत तोड़ा जा रहा था। बिल्कुल उसी प्लॉट पर यह लिखा हुआ है। और उन्होंने जो स्थान चुना है वो अपना गांव आजमगढ़ वाला, गाजीपुर में अब पड़ता है टेक्निकली, आजमगढ़ में नहीं पड़ता। गाजीपुर वाला। तो उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया है जुम्मन। जुम्मन गांव में रहता है, और कुछ लौंडे जो हैं शर्जील इमाम और इस टाइप के, राहुल गांधी के चेले, वो जो आपका कौन है पेशाब कांड वाला लौंडा, जी कन्हैया कुमार, जी जी, उस टाइप के लौंडे कुछ जो है वो पहुंचते हैं लीगी उस गांव में, मीटिंग होती है। तो जुम्मन का लड़का जो है वो बड़ा नाचते कूदते, और नारा सोचिएगा, नारा आज वाला है, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान, ये कहता हुआ घर में घुसता है। तो जुम्मन चचवा रुकता है, यहाँ रुक रुक रुक, इधर आ। और जुम्मन कैरेक्टर पूछता है अपने उस लड़के कैरेक्टर से, कैसे लेबे पाकिस्तान, कौन देगा पाकिस्तान? तो कहता कायदे आजम साहब देंगे पाकिस्तान। बोला अच्छा। बोला बे ये बता, जौने के हम पटाए रहे ऊ हिया, हमें उधार देवे वाले जो साहू हैं वो हिया, हमरे बाप दादा दफन जहां भय हैं वो कब्रिस्तान हिया, हम का करी जाए तेरो पाकिस्तान, कौन खियाइए हमका पाकिस्तान, ये वो कैरेक्टर कहता है। और फिर जब शाम को जुम्मन का लड़का इससे चार्ज होकर वापस जाता है वो लीगियों के पास जो गांव में आए हुए हैं शेरवानी पहन के पान चबाते हुए, उसे कहता है अच्छा साहब ये बताइए, ये हमारा गंगोपुर, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो उनके गांव का नाम था, तो कहते हैं ये चला जाएगा, ये भी पाकिस्तान जाएगा? तो अलीगढ़ वाले लोंडे कहते हैं कि देखिए साहब, अब इसका तो हम नहीं कह सकते हैं, तो कायदे आजम साहब बताएंगे, लेकिन अलीगढ़ हम जरूर लेके जाएंगे पाकिस्तान।
तो ये प्लान अलीगढ़ तक का था, और अब उसका परिष्कृत प्लान है भाई साहब, हिंदुस्तान में रहते हुए हम अलीगढ़ को पाकिस्तान बना देंगे, और क्या करोगे? और उसकी बिल्कुल सदारत करेगा राहुल गांधी। बिल्कुल। और हम एक तुम्हारे अलीगढ़ में सनातनी ही किसी बनाएंगे। गांव को, किसी मंदिर को अपने बाप के वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करके पाकिस्तान बना लेंगे, और बताओ तुम क्या कर लोगे? क्योंकि इनका मामला तो सरहदों से बाहर है, मुस्लिम ब्रदरहुड का ना साहब। जी एक फिल्म का वो कौन सा गाना है, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होए, कुछ इस टाइप का है। वो सीरिया में अगर किसी को बवासीर हो गया और करा रहा है अपने बंद बाथरूम में, तो अब्दुल यहां चिल्लाता है अल्लाह। तो क्या ये न माना जाए कि राहुल गांधी और उसकी मानसिकता आज की जिन्ना है? देखिए, अब और मैं इसको चाहूंगा मानने एक आज के गांधी की भी पहचान करिएगा। देखिए, इसको अब मानने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। अब ये लोग खुल के आ चुके हैं भाई। 1924 में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ था, आज मैं फोटो देख रहा था, उसमें एक बुर्का नशी खातून है, उसका नाम पता नहीं, क्योंकि इस्लाम में औरतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो बटा गुणे 2 होंगी तब जाके एक मर्द के बराबर होंगी, उसमें भी वो खेती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। विषधर राहुल और उसका पूरा गिरोह इसी चीज पर लगा हुआ है कि किसी भी तरह से 1947 रेप्लिकेट हो, फिर से किया जाए। और जगह जगह वो तो कह रहा है ना कि हमने केरोसिन लगाया, हमने केरोसिन बना दिया, हमने ये कर दिया। और आप देखिए, मतलब मैं तो थोड़ी सी खुशी आई है, लेकिन मैं उसे व्यक्त इसलिए नहीं करता हूं कि पता चला कि इसी में हिंदू भाई लोग बहन लोग अपनी जीत समझ के और बुरा जाएंगे। इस बार बांग्लादेश के मामले में एक चीज बस परिवर्तित हुई है कि बांग्लादेश के मामले का संज्ञान लिया गया है। मतलब जो हिंदू कल परसों तक कहीं भी पीटा जाए, लतियाया जाए, मार दिया जाए, उसके साथ रेप हो, खून खराबा हो, पोग्राम हो, जेनोसाइड हो, पूरी दुनिया में कहीं चूं नहीं होता था। इस बार संयुक्त राष्ट्र तक को अगर बोलना पड़ा है, और अगर सबसे बड़ी बात, जिहादियों के सरदार मोहम्मद यूनुस को अगर काफिरों से माफी मांगनी पड़ी है, तो ये तो भाई साहब गुनाहे अजीम हो गया है। अब ये अलग बात है कि वो अलतकिया है, वो घावों पर नमक छिड़कने जैसा है या कुछ भी है, लेकिन ये पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि हिंदू वहां पहली बार हलाक किए गए हैं। ये तो 1971 से जब भी सत्ता परिवर्तित होती थी, फौज वहां लेती थी, हिंदुओं पर सबसे पहले आक्रमण होता था। वहां का एकमात्र जो बड़ा मंदिर बचा हुआ है, ढाकेश्वरी मंदिर, उसके प्रबंधन समिति के प्रमुख ने ये कहा है। मतलब ये बयान दहलाने वाला है। इसकी गंभीरता सुनकर सोचिए कि वो कह रहे हैं कि अगर कहीं भी बांग्लादेश में कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले हम हिंदुओं पर मार पड़ती है। और ये 1971 से हो रहा है, लगातार अबाधित तौर पर हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी रुका हो चर्चा। लगातार एक पूरी आबादी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और कल जो हम लोगों की बात हुई कि ये सीए में जो आप एक समय सीमा रख रहे हैं, ये बेकार की बात है। और कोई भी हिंदू हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि उसका ये एकमात्र घर है और कहीं उसका घर नहीं है, उसे वापस यहीं आना है और यहीं रहना चाहिए उसका घर। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? 3 तरह से इस्लाम हमला कर रहा है। एक, जो पाकिस्तान बनाता है 14 अगस्त को। दूसरा, जो उसको कवर फायर देता है। इसमें आज के हमारे तमाम उर्दू वुड, गटर वुड के तमाम हीरो हीरोइन हो गए, या फिर आपके रवीश ववीश जैसे, मतलब जो भी सो कॉल्ड पत्रकार पक्षकार जो भी हैं, वो हो गए। अच्छा, वो आज उसको आपने हमारा कथित दोस्त नहीं कहा? नहीं, मैं अब जान गया हूं नहीं कि तो वो मैं इस आपके स्क्रीन से दोस्ती निकलने के की लायक कोशिश करता। नहीं। मैं विरोध दर्ज कराने के लिए मैं कोशिश करता कि मैं इस स्क्रीन से बाहर निकल जाऊं और आप तक पहुंच के और विरोध दर्ज कराऊं। मैं आज
अपने किसी भी मजाक को नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अफसोस और दुख का है कि हम लोग केवल 75 साल में सारी चीजें भूल गए हैं। और हम आपने एक एक ऐसे मिनट रुकिए 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 रुकिए, आपने आपने भूल गए हैं कह के नहीं, मैं बहुत, एक मिनट एक 75। मिनट एक मिनट, सर 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 सर, आप फिर आगे लगातार बोलिएगा, टोक रहे हैं, ये इंटरव्यू नहीं है, बातचीत की शैली हम लोग कर रहे हैं ना। जी जी। आपने जब ये कहा कि सिर्फ 75 साल में हम भूल गए, अरे भाई साहब 84 में जिन सिखों के गले में जलते टायर डाले थे कांग्रेसियों ने, वो पंजाब भूल गया है साहब। और 14 अगस्त 1990। 1947 में जो ट्रेनें कट कट के आ रही थी, क्योंकि पंजाब वो प्रांत है जिसकी पूरी सीमा एक दिशा से वो पाकिस्तान से लगी हुई, वो भूल गए। आज गलबहियां देखिए। मैं एक बार फिर, बहुत सारे लोग मुझे टोकते हैं कि नहीं आप ये जो पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड बोलते हैं ना, मुट्ठी भर, अरे ठीक है भाई, 10 मुट्ठी भर, 20 मुट्ठी भर, लेकिन एक गाढ़ी मित्रता देखी जा रही है, नहीं देखी जा रही है मजहबियों के साथ, इन्हीं सिखों की। ये कांग्रेस जिसने 1947 में लाखों सिखों और हिंदुओं की हत्यारी कांग्रेस, उनकी लाश पर खड़ी हुई कांग्रेस, तो स्मृतियां तो वाकई भूली जा रही हैं सर, इसलिए टोका था। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और 1984 क्या, 1990, फिर 2022-23 का दिल्ली का हिंदू विरोधी दंगा, ये सब तो मतलब अभी की बातें हैं। हम तो अभी का भूल जाते हैं। हम तो मुरादाबाद भूल चुके हैं, हम तो पूरा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूल चुके हैं, जिसमें जो जाट समाज कभी एकजुट हुआ था, आज वो क्या कर रहा है वो पता ही चल रहा है, या पिछले चुनाव में उसने क्या किया। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो मानसिकता है कि आप उस जिहाद को, उस आतंक को आप कैसे पालते हैं, पोसते हैं, वह गौर करने की बात है। और हम लोग ये सब कुछ भूल चुके हैं। हम ये भूल गए हैं कि कांग्रेस एक ऐसा जहरीला पौधा है जिसने 1947 से क्या, वो जब से बना है तब से, क्योंकि उसकी स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये तो अब यूपीएससी के सवालों में अभी भी पाया जाता है कि भाई कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती थी। मैं इसको पढ़ता था तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था। मुझे, क्योंकि किताबें उस समय पढ़ाई जाती थी, मेरे मामा कुछ तैयारी वैयारी करते थे कमीशन वगैरह की, यूपीएससी बीपीएससी टाइप होगा भाई, बिहार में तो वही चलता था या चलता है। तो वो कुछ तैयारी करते थे और उसमें एक सवाल मैं देखता था कि कांग्रेस तत्कालीन सिस्टम का एक सेफ्टी वॉल्व संगठन था, व्याख्या करें। और मेरी जो किताबें थी 7वीं 8वीं की या जो भी, उसमें लगे कि कांग्रेस जैसी महान पार्टी कोई नहीं है, इतना पवित्र संगठन, इतने सारे लोग, हमारे जितने पूर्वज हैं जिन्होंने लड़ाई की, आजादी की, वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं। फिर जब स्वाध्याय किया तब पता चला कि उसमें से कोई तो कांग्रेसी था ही नहीं। अगर आप सुभाष बाबू को कांग्रेसी मानते हैं तो मानते रहिए, आप भगत सिंह को कांग्रेसी मानते हैं तो मानते रहिए, आप लाल बाल पाल तक को अगर कांग्रेसी मानते हैं तो मानते रहिए महाराज, आप मदन मोहन मालवीय को मानते हैं तो मानते रहिए, आप मुखर्जी साहब को मानते हैं तो मानते रहिए। हालांकि उन मुखर्जी को तो आज खुद उनके बंगाल ने ही भुला दिया है, वरना ऐसी दुर्दशा नहीं होती। एक आदमी नहीं मानता है जी, किसी को कांग्रेसी। नरेंद्र मोदी गांधी को कांग्रेसी नहीं मानते, नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को कांग्रेसी नहीं मानते। ओके। क्या हो गया? मैं इस बात पर सोचने लगा कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मानते हैं और वो क्या कर रहे हैं। वो देश में प्रधानमंत्री हैं, वो विमर्श की एक नई धारा चला रहे हैं। और खुद गांधी भी कहते थे कि भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूं या जो भी। हालांकि मेरी नरेंद्र मोदी से गांधी के बारे में राय मिले ये जरूरी नहीं है, और नहीं भी मिले तो मैं कुछ बिगाड़ लूंगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरी राय नहीं मिलती है। ठीक बात है, मैं बिल्कुल। हर एक व्यक्ति पूजा को इस समाज के नाम पर, हिंदू समाज के शरीर पर लगा वो घाव मानता हूं। और खास तौर से हमने, एक किताब थी अरुण शौरी की, आपने आज किताब की चर्चा की तो मैं भी काउंटर बैलेंस करूंगा, लेकिन एक किताब थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। उसके लिए अरुण शौरी को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा,
उनके ऊपर बहुत कुछ हुआ काली वाली, लेकिन वो जो शीर्षक है ना, सचमुच हम लोगों ने, आप सोचिए, जो पेरियार कभी ब्राह्मणों की शिखाओं का हिसाब रखता था, अपने लोगों को कहता था कि ये कम है और शिखाएं चाहिए, जो सीधे सीधे हत्या को बढ़ावा देता था, उकसाता था लोगों को, वो आज पेरियार है। और इसी वजह से हमारी दुर्गति है। मैं सब हरेक फुले ने जो गुलामगिरी लिखी है, उस गुलामगिरी को पढ़िए महाराज। मतलब आप करने के चक्कर में क्या करेंगे। लेकिन खैर, मुझे पता है कि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन अंतिम मैं इसको निष्कर्ष के तौर पर यही कहता हूं कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, हमारे जितने प्रतीक हैं उनको हमें सावधानी से चुनने की जरूरत है। और दूसरा इस्लाम, ये दोनों ही कारक थे जो आज भी हिंदू राष्ट्र भारत को कमजोर कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भारत के जिसकी वजह से टुकड़े हुए हैं, और जो हिंदू राष्ट्र फिर से 100 टुकड़ों में बंटने को लग रहा है जैसे तैयार है, और जिसकी तैयारी इसके विरोधी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है कि हमने जो ये बातचीत में कैलेंडर दुरुस्त किया है कि साहब 14 अगस्त 1947 नहीं, ये कहानी सरजमीने लखनऊ में 1916 में औपचारिक रूप से, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मामला तो उससे पहले ही था, लेकिन 1916 में इसको औपचारिक तौर पर पेश कर दिया गया और कांग्रेस ने इसको गर्भ धारण कर लिया। और बच्चा थोड़ा वो 9 महीने वाला साइकिल नहीं है, लेकिन वो 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने वो बच्चा पैदा कर दिया। कांग्रेस फिर गर्भवती है। ये दिक्कत की बात है कि कांग्रेस फिर से गर्भवती है। तोड़ो नाम के बीज से, वीर्य से कांग्रेस फिर गर्भवती है। और इस समय कांग्रेस का जो भरतार है राहुल गांधी, उससे कांग्रेस एक बार फिर अपने उसी 1916 वाले मोड में, और यही कम से कम हमें इन तमाम नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिविटी दिखती है। हम ही वो लोग हैं, हम ही भारतवासी हैं जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की सत्ता लाके भारत में रख देते हैं। वरना जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उसके ख्वाब यहां भी देखे जा रहे हैं आसपास के। मैंने बड़ा गिना दिया ब्रिटेन, मैंने बड़ा गिना दिया फ्रांस। अरे छोड़िए साहब, यहां पड़ोस में जुम्मनुआ के यहां जो है पक रहा है, सालन तैयार है, और हमारे आपके लाशों के कटे टुकड़ों की बस प्रतीक्षा हो रही है उस सालन में डालने की। और ये सब कुछ आज के जिन्ना राहुल गांधी की सदारत में हो रहा है। दर्शकों, आपसे अपील है हाथ जोड़ के, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के तुरंत बाद गूगल बाबा के पास जाइए। अगर हमने और व्यालोक जी ने कोई लफाजी की है तो उस पर पलट के आइए, इसी वीडियो के कमेंट में हमें बताइए हमने क्या गलत बोला है। और जरा जानिए, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है उसके बाद संपूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया गया, लेकिन गर्व किस बात का कांग्रेस ने धारण किया? भारत को तोड़ने का। और भी खूब सारी चीजें मौजूद हैं। इस समय नेट का दौर है, उन सारी चीजों को खोज खोज के पढ़िए, अपने लोगों को बताइए, व्हाट्सएप ग्रुपों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों को तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल सब कुछ खुल के बताइए साहब। और ये भी जानिए और आगे बढ़ाइए कि किस तरीके से नेहरू के सत्ताई छायावाद में पलते रहे ये कांग्रेसी नीच इकोसिस्टम के नौकर वामपंथियों ने अपनी कलमें किन लफाजियों और किन झूठ पाखंड के लिए तोड़ी हैं, और अपने पैर के घुंघरू किस कदर कांग्रेसी कोठे पे बजाए। व्यालोक भाई, भारत को तोड़ने की साजिश के परिणाम वाले इस दिन को कैसे झेला जाए? चलिए, 15 अगस्त कल है, कल की सुबह की आस में आज की ये निराश शाम बिता ही लेंगे। और मेरा दर्शकों से बस इतना कहना है, और श्रोताओं से, कि आप कुछ भी भूल जाइए, कुछ भी करें या ना करें, आज सबके पास मोबाइल है, आप अपने इतिहास को जरूर जानिए, और जिसने ये किया है उसको भी जानिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जानते हुए और अब आप सभी से विदा लेते हैं। वेलोद भाई, आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप हमें देख रहे हैं, सराह रहे हैं, आप सभी को तो खैर क्या ही कहना। प्रणाम।